गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट शैवाल या एल्गी पढ़ेंगे जो कि है ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट एल्गी है आपके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में भी ऊडोगोनियम दिया जाएगा। ये आपके यूनिट 2 को हम पढ़ रहे थे। यूनिट 2 में हम वॉल्वॉक्स पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात हम सेकंड पढ़ने वाले हैं ऊडोगोनियम। इसके पश्चात हम कोलियोकीट और कारा पढ़ेंगे। ऊडोगोनियम ये इंग्लिश में सिलेबस देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं। वॉल्वॉक्स हम पढ़ चुके हैं एंड ऊडोगोनियम हम पढ़ने जा रहे हैं। ऊडोगोनियम किस प्रकार नज़र आएगा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक तंतुनुमा शैवाल है जो कि माइक्रोस्कोप में इस प्रकार से नज़र आता है, जिसमें मध्य में आपको कुछ फूली हुई कोशिकाएं नज़र आ रही है जो कि इसकी ओगोनिया या अंडधानी होती है। वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अगर जैसे आप माइक्रोस्कोप में फर्स्ट टाइम देखने पर ये आपको ऐसा नज़र आएगा। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम वर्गीकरण पढ़ते हैं। अगर फिश की बात करें तो फिश के क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसका डिवीज़न होता है थैलोफाइटा, क्लास या वर्ग होती है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है ऊडोगोनियल्स, फैमिली है ऊडोगोनिएसी, जीनस है ऊडोगोनियम। और स्मिथ में हम जानते हैं कि स्मिथ के अकॉर्डिंग स्मिथ ने सबसे पहले डिविजन्स में बांटा था। तो इसका डिवीजन है क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, गण या ऑर्डर है ऊडोगोनियल्स, फैमिली ऊडोगोनिएसी एंड जो जीनस है वो ऊडोगोनियम। तो ये बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ऑर्डर, फैमिली और जीनस तो बिल्कुल उसके नाम के अनुसार ही है। और क्लास हम जानते ही हैं, क्योंकि हरी शैवाल है तो क्लोरोफाइसी वर्ग या क्लोरोफाइटा विभाग का ही होगा। इस प्रकार से हम इसका डिवीजन करेंगे। अगर हम शब्द की बात करें कि ऊडोगोनियम शब्द कहाँ से आया है, तो ऊडोगोनियम शब्द आया है एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम होता है ऊडोस। ऊडोस का मतलब होता है स्वेलिंग या फुला हुआ, और गोनोज मतलब रिप्रोडक्ट जो उसके जननांग होते हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो होंगे वो होंगे गोनोज। तो इसका मतलब जो इसके जननांग है वे फूले हुए हैं। आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं जो फूली हुई संरचना इसके जननांगी है, जिसको हम अंडधानी बोलते हैं। तो ये इसके कारण इसका नाम क्या बना, ऊडोगोनियम। इट इज़ अ फ्रेश वाटर एल्गी एक्सक्लूसिवली, मतलब कोई भी इसकी स्पीशीज ऐसी नहीं होगी जो कि मरीन वाटर में या समुद्री जल में मिलेगी। ये हमेशा स्वच्छ जल में पाया जाने वाला शैवाल है। आउट ऑफ अबाउट 400 स्पीशीज़, लगभग 400 जातियाँ होती है ऊडोगोनियम के वंश में, जिसमें से लगभग 200 भारत में भी पाई जाती है। यह स्वच्छ जल में मिलता है। तो स्वच्छ जल कहाँ मिलेगा, झीलों में, तालाबों में, नदियों में तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यह ज़्यादातर स्थिर जल में मिलता है, प्रवाही जल में कम मिलता है। देन द फिलामेंटस plant body may get attached with the stones, wood, leaf of aquatic plants, small branches of dead plant remains in water। पानी के अंदर यह स्वतंत्र रूप से नहीं तैरता, यह किसी आधार पर चिपका हुआ पाया जाता है, स्थिर पाया जाता है। वह आधार जल में पाया जाने वाला कोई पत्थर हो सकता है, या कोई जानवर हो सकता है, या फिर कोई प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऊडोगोनियम की कुछ जातियाँ स्थलीय भी होती है, जैसे है ऊडोगोनियम टेरेस्ट्रिस। टेरेस्ट्रिस वर्ड आप याद कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल से। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय, तो उसके हिसाब से आप ऊडोगोनियम टेरेस्ट्रिस बता सकते हैं। अब आती है संरचना। ऊडोगोनियम की संरचना कैसी होती है, आप इसका चित्र पहले देख चुके हैं। देखिए बेटा, चित्र और डायग्राम दोनों में अंतर होता है। पिक्चर एंड डायग्राम, पिक्चर मतलब इसकी फ़ोटो खींची गई है, डायग्राम हमेशा नामांकित रेखीय चित्र होता है, जिसे हम स्वयं बनाते हैं, वो होगा डायग्राम। तो अगर इसका हम डायग्राम देखें तो यह इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इसकी कोशिका कैसी होती है। हम अगर एनलार्ज की बात नहीं करें तो इसमें आपको विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं नज़र आ रही है। कौन कौन सी हैं, कैप सेल नज़र आ रही है, अंडधानी नज़र आ रही है जो कि एक मटके के समान है, और एंथरीडिया नज़र आ रही है। मैं आपको बताऊंगी कौन सी होती है एंथरीडिया, और नीचे एक होल्ड फास्ट नज़र आ रही है। तो आपको ये नामांकित चित्र याद करना है। अभी आप बीएससी में आप कलर्ड पेन यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो एग्ज़ाम में कलर डायग्राम बना सकते हैं। इससे आपका और भी अट्रैक्टिव लगेगा आंसर। तो जितना हो सकता है आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो ये है ऊडोगोनियम का डायग्राम। इसको ये तो है
कलर्ड और ये ब्लैक एंड वाइट आप देख सकते हैं, इसमें नामांकित कर रखा है। सबसे ऊपर हम देख रहे हैं एक टोपी के समान संरचना होती है एक कोशिका के ऊपर, जिसको बोलते हैं एपिकल सेल या शीर्ष कोशिका। इसके बाद में आप कुछ कोशिकाओं के ऊपर कैप्स या ढक्कन की समान संरचना देख रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं, जिन कोशिकाओं के ऊपर कैप्स पाई जाती है उनको कैप सेल बोलते हैं। कोशिका भित्ति है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट जिसमें जालिकावत होता है, पैरानॉइड्स पाए जाते हैं, और ये है इसकी ओगोनियम। ओगोनियम मतलब अंडधानी। तो अंडधानी के ऊपर भी कैप कोशिकाएं मिल सकती है, और अंडधानी के नीचे जो कोशिका पाई जाती है उसको सपोर्टिंग सेल कहते हैं। और इसके साथ ही इसमें चेन ऑफ एंथ्रीडिया, पूधानी एक नहीं एक से अधिक संख्या में पाई जाती है, पूरी की पूरी चेन पाई जाती है, इसको बोलते हैं चेन ऑफ एंथ्रीडिया, पूधानी की श्रृंखला। और सबसे लास्ट जो कोशिका होती है वो होती है होल्डफास्ट, जिसको संलग्नक भी कहते हैं। होल्डफास्ट के द्वारा ओडोगोनियम किसी आधार पर चिपक सकता है और उस पर स्थिर रहता है। अगर अपन एक सिंगल कोशिका को देखें, वेजिटेटिव कोशिका या कायिक कोशिका, इसमें जालिकावत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि संपूर्ण कोशिका में फैल चुका होता है। इसमें पैरानॉइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, और साथ ही इसमें सेल वॉल और कैप्स भी पाई जाती है। ये हो गया ब्लैक एंड वाइट डायग्राम, और ये इसका कलर डायग्राम है जिसमें आप बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं कि कैसी संरचना होती है। सिंगल कोशिका अगर हम देखें तो जालिकावत क्लोरोप्लास्ट आप देख पा रहे हैं जालिका के समान, जिसके क्लोरोप्लास्ट के मध्य में आपको पैरानॉइड नज़र आ रहे हैं, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है। इसके जो आपकी इसको संरचना को अगर आप इमेजिन करें एक कोशिका की, तो उसमें पूरे में जाली है और उसके मध्य में एक रिक्तिका पाई जाती है या वैक्यूल पाई जाती है। इसी वजह से जो इसका न्यूक्लियस है वह मध्य में नहीं है और कहाँ पाया जाता है, कोने में पाया जाता है। आप देख रहे हैं साइड में इसका न्यूक्लियस है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आप ध्यान रखेंगे डायग्राम बनाते हुए कि प्रत्येक वेजिटेटिव कोशिका का न्यूक्लियस आप देख रहे हैं कहाँ पर है, उसके साइड में है, मध्य में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मध्य में इसमें एक बड़ी सी रिक्तिका पाई जाती है, और इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो जालिकावत है जिसमें कि पैरानॉइड भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी संरचना को हम पढ़ लेते हैं। अभी तक आप समझ चुके हैं, मैंने आपको डायग्राम बता दिया, इसका चित्र भी बता दिया। सो द थैलॉइड प्लांट बॉडी जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता। तो यह क्या होता है? थैलॉइड या थैलस के समान होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है, मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय तथा फिलामेंटस, तंतुनुमा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तंतु कौन सा प्रकार का तंतु है? अनब्रांच्ड, अशाखित, इसमें शाखन नहीं पाया जाता। ऑल सेल्स ऑफ द थैलस की सभी कोशिकाएं केवल एपिकल और बेसल सेल को छोड़ के सब सामान्यतया वेजिटेटिव कोशिकाओं की बात करें तो वे सब एक समान होती है, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार आकृति की होती है, और देयर इज़ अ पोलैरिटी मतलब इसमें ध्रुवता पाई जाती है। आपको पता है, आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि इसका ऊपर का हिस्सा कौन सा है, नीचे का हिस्सा कौन सा है। जहाँ होल्ड फास्ट है तो वो लोअर सेल है, और जहाँ एपिकल सेल है तो वो अपर है। तो इसमें स्पष्ट पोलैरिटी पाई जाती है। द बेसल सेल विच एक्ट्स एज होल्ड फास्ट इज डिवाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लास्ट की कोशिका जो होल्ड फास्ट से संलग्नक होती है उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता, इसलिए ये ग्रीन कलर की नहीं होती। यहाँ मैं बता चुकी हूँ आपको डायग्राम में। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओडोगोनियम इज प्रेजेंस ऑफ कैप्स ऑन सम सेल्स। ओडोगोनियम का सबसे मुख्य लक्षण, जैसे हमने वॉलवॉक्स पढ़ा था, तो वॉलवॉक्स का मुख्य लक्षण क्या था? उसकी कॉलोनी, उसका सिनोबियम, जो कि एक अलग संरचना दिखाता है। उसी प्रकार से ओडोगोनियम की बात करें तो सारी जितनी भी तंतुनुमा शैवाल हैं उसमें किसी में भी कैप सेल्स नहीं पाई जाती है, ढक्कन कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ढक्कन कोशिकाओं का पाया जाना ओडोगोनियम का मुख्य लक्षण है। द सेल विद कैप इज कॉल्ड कैप सेल। जिन कोशिकाओं के ऊपर कैप पाई जाती है उनको कैप सेल कहते हैं। द नंबर ऑफ कैप्स ऑन अ सेल इंडिकेट द नंबर ऑफ सेल डिवीजन। जितने ऊपर कैप्स की या ढक्कन की संख्या होगी उतने ही बार वह कोशिका विभाजित हुई है। वापस रिपीट कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे कैप्स की संख्या अगर हम बात करें सबसे ऊपर वाली कोशिका के अंदर, तो यहाँ पे हमको 3 कैप दिख रही है, सेकंड नंबर वाली कोशिका, एपिकल सेल को छोड़ दो उसके बाद में। इसका मतलब यह कोशिका 3 बार विभाजित हुई है। सो नंबर ऑफ कैप्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सेल डिविजन्स। देन द क्लोरोप्लास्ट इज सिंगल। क्लोरोप्लास्ट एक होता है, जालिकावत या रेटिकुलेट होता है, बहुत लार्ज होता है, और साइटोप्लाज्म में पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। इसमें पैरानॉइड्स भी पाए जाते हैं। केंद्रक भी एक होता है जो कि सामान्यतया
सेंटर में मिलता था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, द सेल विद इन द साइटोप्लाज्म और इट मे बी एक्सेंट्रिक, यह धीरे धीरे रिक्तिका के डेवलपमेंट के साथ साथ साइड में शिफ्ट हो जाता है। सेल डिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमने वॉलवॉक्स में नहीं पढ़ी थी क्योंकि वॉलवॉक्स में कोशिका विभाजन सामान्य होता है, लेकिन ओडोगोनियम का कोशिका विभाजन बहुत अलग प्रकार का होता है। इस पर क्वेश्चन बनता है तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रोथ ऑफ फिलामेंट टेक प्लेस थ्रू सेल डिवीजन। अब जानते हैं कि अगर कोई फिलामेंटस एल्गी है तो उसमें कोशिका विभाजन क्या होगा, केवल और केवल अनुप्रस्थ प्रकार का होगा, जिसकी वजह से ही वो केवल तंतु लंबाई में बढ़ता रहेगा जबकि चौड़ाई में वृद्धि नहीं होती। आप जानते हैं अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा केवल उसके अंदर। द स्टेप्स ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के स्टेप्स, इसको आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, इनिशियली द न्यूक्लियस बिकम्स शिफ्टेड फ्रॉम पेरिफेरल पोजीशन टुवर्ड्स द सेंटर। सबसे पहले न्यूक्लियस जो कि पहले पेरिफेरी में या फिर परिधि पे पाया जाता है वह मध्य में आ जाता है और धीरे धीरे वह कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये देखिए साइड में था वो धीरे धीरे मध्य में आ गया और धीरे धीरे फिर थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे ये काम हो गया स्टेप नंबर 1। देन रिंग लाइक थिकनिंग डेवलप्स टुवर्ड द अपर पार्ट ऑफ द सेल। कोशिका के ऊपर भाग में, अपर पार्ट में आप देख रहे हैं रिंग बन रही है, बी डायग्राम देखिए, बी में एक रिंग बन रही है, तो एक रिंग के समान संरचना। अब ये आपको क्या, सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, केवल 2D मिल रहा है। अगर अपन 3D डायग्राम इमेजिन करें तो चारों तरफ एक सिलेंडर के अंदर चारों तरफ एक रिंग का निर्माण हो रहा है, एक गोलाकार रिंग बन रही है और ये रिंग धीरे धीरे मध्य की तरफ बढ़ रही है और साथ ही न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है और एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का निर्माण हो रहा है, तो वही चीज़ें हो रही है। द रिंग लाइक थिकनिंग डेवलप्स। थर्ड स्टेप है द न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। समसूत्री विभाजन होता है, 2 न्यूक्लियस का निर्माण होता है और समसूत्री विभाजन के बाद में जो दोनों न्यूक्लियस है उसके मध्य में माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको हम सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं, वो आके एक्यूमुलेट होना या इकट्ठी होना प्रारंभ हो जाती है और सूक्ष्म नलिकाएं दोनों डॉटर न्यूक्लियाई मतलब दोनों पुत्री केंद्रकों को अलग अलग करती है और इस प्रकार से आगे जहाँ पे ये एक्यूमुलेट होती है वहाँ पे फ्यूचर में सेप्टम का या पट का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे जो रिंग लाइक थिकनिंग है वह लंबी होती जाती है एंड स्प्लिट्स द मदर वॉट टुवर्ड्स द एपिकल रीजन। आप देखिए, अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये रिंग बनी है डायग्राम नंबर बी में। सी में वो रिंग थोड़ी बड़ी हो रही है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये रिंग बनने के बाद में जिस प्रकार से अगर मैं आपको इंडिकेट करूँ कि यहाँ पे ये छोटी सी ऐसी रिंग बनी थी, धीरे धीरे ये रिंग कैसी हो गई, बड़ी होती गई और ये कोशिकाएं आप देख रहे हैं एक्सपेंड हो गई। छोटी सी रिंग थी वो धीरे धीरे इस प्रकार से खुल जाती है, खुलने के कारण ये चौड़ी हो जाती है और एक बीच में फ्रेश भित्ति का निर्माण हो जाता है। इससे क्या होता है, आप देख रहे हैं जो हिस्सा इस रिंग के ऊपर वाला ये वाला हिस्सा है यह तो कैप्सूल के रूप में इसके ऊपर व्यवस्थित हो जाता है और जो इसके नीचे वाला हिस्सा है वो एक फ्रेश नई कोशिका का निर्माण कर देता है। तो ये चीज़ें से बताई गई है। सो द अपर पार्ट ऑफ द रप्चर्ड मदर सेल वॉल रिमेन अटैच टू द एंटीरियर एंड ऑफ द न्यू डॉटर सेल। जो ऊपरी भाग होता है मदर सेल का वह तो नई बनी हुई कोशिका के ऊपर पाया जाता है, किसके रूप में, ढक्कन या कैप के रूप में, और जो बाकी जो है नई कोशिका बन जाती है। द अदर पार्ट रिमेन टुवर्ड्स द बेसल रीजन ऑफ द डॉटर सेल, और जो बचा हुआ पार्ट है वो बेसल रीजन में यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं जो हमारी मदर कोशिका थी उसका आधा भाग तो यहाँ ऊपर कैप के रूप में रह गया और बचा हुआ भाग फिर यहाँ पे नीचे की तरफ नई कोशिका पुरानी कोशिका में रह गया और ये मध्य में नई कोशिका का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, द फ्लोटिंग सेप्टम ग्रेजुअली गोज अप टू द बेस ऑफ द फ्यूचर डॉटर सेल एट द टॉप। अब ये देखिए आप यहाँ पे धीरे धीरे सेप्टम बन रहा है, डी में हम देखें तो सेप्टम धीरे धीरे बन रहा है और ये सेप्टम धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। ऊपर की ओर शिफ्ट होकर फिर इसने 2 कोशिकाओं को अलग अलग कर देता है और फाइनली एक मदर सेल होती है, ऊपर की तरफ डॉटर सेल होती है और डॉटर सेल के ऊपर एक कैप कोशिका पाई जाती है। तो इस प्रकार से ओडोगोनियम में अगर आप डायग्राम द्वारा समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, आप थ्योरी समझेंगे सीधा तो आपको समझ में नहीं आएगा। वापस बता देती हूँ, सबसे पहले ए में देखिए एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस धीरे धीरे पेरिफेरी से सेंटर में आया, सेंटर में आने के बाद में क्या हुआ, उस कोशिका के ऊपर एक रिंग का निर्माण हो गया एंटीरियर साइड में।
साथ ही केंद्रक में समसूत्री विभाजन या माइटोसिस हुआ, 2 केंद्रक का निर्माण हुआ, दोनों केंद्रक के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स आके व्यवस्थित होने लग गई, जिसके कारण क्या हुआ, पट का निर्माण होने लग गया। और साथ ही ऊपर वाली रिंग बड़ी होती गई, बड़ी होने के बाद में वो कोशिका का निर्माण हुआ, क्योंकि रिंग के फैलने से एक्सपेंड होने लग गई और एक्सपेंड होकर नई कोशिका का निर्माण हुआ। जो मदर सेल का है या मातृ कोशिका का जो भाग इस रिंग के ऊपर था वह कैप के रूप में व्यवस्थित हो गया, और मातृ कोशिका का जो भाग रिंग के नीचे था उसने क्या किया, जो कि सेप्टम के नीचे रह गया, और सेप्टम के नीचे उसमें सेप्टम के ऊपर एक नई कोशिका का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, ओडोगोनियम में कैप सेल्स बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कैप कोशिकाएं किस प्रकार से बनती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओडोगोनियम में जनन। ओडोगोनियम में जनन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वेजिटेटिव या कायिक जनन, दूसरा होता है एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन, और तीसरा होता है सेक्सुअल या लैंगिक जनन। अगर हम वेजिटेटिव या कायिक जनन की बात करें तो कायिक जनन ओडोगोनियम में 2 प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन को हम बोलते हैं विखंडन, और दूसरा होता है एकाइनीट के द्वारा। एकाइनीट होते हैं निश्चेष्ट बीजाणु। फ्रेगमेंटेशन हम जानते हैं क्योंकि यह एक तंतु है, तो तंतु के खंड बन जाने से किसी रीजन से यदि ये खंडित हो जाता है या फ्रेगमेंटेशन हो जाता है इसके अंदर, तो नए बने हुए खंड वापस से नए ओडोगोनियम का निर्माण कर देते हैं। अब इसमें फ्रेगमेंटेशन किस प्रकार से हो सकता है, एक्सीडेंटल ब्रेकेज, मतलब किसी प्रकार के एक्सीडेंट के कारण उसके फ्रेगमेंट्स टूट जाएं, या फिर ओडोगोनियम की मध्य की कोशिकाओं की डेथ हो जाए किसी रीजन से, या डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंटरकैलरी सेल्स ड्यू टू कन्वर्जन इन स्पोरेंजिया, बीच में यदि स्पोरेंजिया बन गई तो भी मध्य की कोशिकाएं डिसइंटीग्रेट हो जाती है, या कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाए या कोई एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंज हो जाए तो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। नेक्स्ट है एकाइनीट। हम जानते हैं एकाइनीट क्या होते हैं, हम बैक्टीरिया में पढ़ चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया में पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं निश्चेष्ट बीजाणु। निश्चेष्ट बीजाणु कब बनते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, वेजिटेटिव कोशिकाएं या कायिक कोशिकाएं एकाइनेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि फूली हुई संरचना होती है, रेडिश ब्राउन कलर के और मोटी भित्ति युक्त बीजाणु होते हैं, और ये लगभग 10 से 40 की संख्या में पाए जाते हैं, एक चेन के रूप में पाए जाते हैं, और अनुकूल परिस्थिति आने पर यह एकाइनेट जर्मिनेट होते हैं। यह डायग्राम आप देख सकते हैं एकाइनेट का, चेन ऑफ एकाइनेट इन ओडोगोनियम, जिसमें बहुत सारे एकाइनेट आपको नजर आ रहे हैं जो कि एक श्रृंखला के रूप में बनते हैं। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या इसको कहते हैं अलैंगिक जनन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओडोगोनियम का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ मल्टी फ्लैजिलेट, ये ध्यान रखेंगे आप, बहुकशाभी की संरचना होती है किसकी, जूस्पोर चल बीजाणु, किसके, ओडोगोनियम, और सिर्फ ओडोगोनियम के चल बीजाणु बहुकशाभी की या मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं। मोस्टली द न्यूली फॉर्म्ड कैप सेल्स फंक्शन एज जूस्पोरेंजियम। चल बीजाणुधानी का कार्य नॉर्मली कौन करती है, नवनिर्मित जो कैप सेल्स होती हैं, जो ऐसी कोशिकाएं जिन पे कैप पाई जाती है उनको कैप सेल्स बोलते हैं। हम लास्ट अभी पढ़ा है हमने कि कैप किसके ऊपर बनती है, नए निर्मित कोशिकाओं के ऊपर कैप बनती है। तो ये कोशिकाएं जूस्पोरेंजियम के लिए का कार्य अधिकांशतया करती है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं जूस्पोर फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि पीएच है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है, लाइट है, डार्कनेस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि प्रभावित करती है जूस्पोर फॉर्मेशन को। जूस्पोर मतलब चल बीजाणु। द सेल विच फंक्शन एज जूस्पोरेंजियम गेट फिल्ड विथ, सबसे पहले अगर हम स्टेप्स पढ़ें अगर जूस्पोर्स कैसे बनते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि ऐसी कोशिकाएं जो कि चल बीजाणुधानी या जूस्पोरेंजिया का कार्य करने वाली है, उनमें बहुत सारा भोजन एकत्रित हो जाता है ताकि वे आगे इस भोजन का उपयोग कर पाएँ। और साथ ही स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम द सेल वॉल, जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल से अंदर की ओर संकुचित होना प्रारंभ हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सेल विदाउट सेल वॉल इज प्रोटोप्लास्ट। तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे ए में आप देख रहे हैं कि एक जो कोशिका थी वह जूस्पोरेंजियम में कन्वर्ट हो रही है, जिसमें बहुत सारा भोज्य पदार्थ इकट्ठा हो गया है।
इसके बाद में द सेंट्रल वैक्यूल डिसअपियर्स। मैंने आपको बताया था कि ओडोगोनियम की सामान्य कोशिका के बीच में एक मध्य में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जो कि गायब हो जाती है ज़ूस्पोरेंजियम के निर्माण के समय। द क्लोरोप्लास्ट फ्रीज इटसेल्फ फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेल एंड बिकम कॉनिकल। जो क्लोरोप्लास्ट है वह भी मुक्त हो जाता है। द न्यूक्लियस comes to lie near this chloroplast. A small lens-shaped hyaline region is formed between the wall and the nucleus. आगे बताती हूँ मैं आपको डायग्राम द्वारा क्या बता रही हूँ मैं यहाँ पे देखिए। सबसे पहले कोशिका बनी, ये है ज़ूस्पोरेंजियम। ज़ूस्पोरेंजियम में एक का क्लोरोप्लास्ट जो रेटिकुलेट था वह मुक्त हो गया और साथ ही न्यूक्लियस भी मध्य में आ गया। और यहाँ पे बीच में एक हाईलाइन एरिया, जैसे आपको यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर कि डी के अंदर आप देखिए ज़ूस्पोर के अंदर सबसे ऊपर एक हाईलाइन एरिया बन जाता है। हाईलाइन मतलब ट्रांसपेरेंट, जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि मुक्त हो गया इस एरिया से, वो नीचे की ओर आ गया, तो यहाँ पे एक आगे जो आपको टिप दिख रहा है, कॉनिकल शेप दिख रहा है, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा। इसको कहते हैं हाईलाइन एरिया। भविष्य में यही इसी एरिया के द्वारा ज़ूस्पोर किसी सबस्ट्रेटम पे या किसी आधार पर चिपकता है, तो यहाँ पे ये बन गया हाईलाइन एरिया। साथ ही हाईलाइन एरिया के जस्ट नीचे एक फ्लैजिला की रिंग उत्पन्न हो जाती है ज़ूस्पोर के अंदर। ये आप देख रहे हैं फ्लैजिला की रिंग, जिसमें आपको लाइन दिख रही है, तो वो हो गए फ्लैजिला की रिंग। अब है कि ज़ूस्पोर किस प्रकार से मुक्त होता है, तो आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले कोशिका स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होना मतलब उसका बीच में से थोड़ा सा टूट जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना। स्प्लिट होने के बाद में एक वेसिकल का या पुटिका का निर्माण होता है, जिसके अंदर ज़ूस्पोर व्यवस्थित होता है। यह वेसिकल म्यूसिलेज की बनी होती है और इसी म्यूसिलेज वेसिकल के रूप में ये ज़ूस्पोर मुक्त होता है। मुक्त होने के बाद में यह किसी आधार पर चिपक जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं F पर यह किसी आधार पर चिपक जाएगा और चिपकने के बाद में फिर ये जर्मिनेट करता है और वापस नए ओडोगोनियम को बनाता है। तो इस प्रकार से निर्माण होता है किसका, ज़ूस्पोर का। द सेंट्रल वैक्यूल डिसअपियर, द क्लोरोप्लास्ट फ्रीज इटसेल्फ फ्रॉम वन एंड, बता चुकी मैं आपको। द न्यूक्लियस कम टू लाई नियर दिस क्लोरोप्लास्ट, अ स्मॉल लेंस शेप्ड, जो हाईलाइन एरिया बता चुकी हूँ मैं आपकी ज़ूस्पोर के आगे टिप की तरफ बनता है, और जिसको हम बाल्ड स्पोट भी कहते हैं, जो एंटीरियर एंड होता है या फिर अग्रभाग होता है ज़ूस्पोर का। तो ज़ूस्पोर में भी क्या पाया जाता है, स्पष्ट पोलैरिटी या ध्रुवीयता पाई जाती है। एट द बेस ऑफ दिस हाईलाइन एरिया, इस अग्रभाग के बिल्कुल आधार पर एक फ्लैजिला की रिंग पाई जाती है। फ्लैजिला की रिंग कैसे बनती है, बहुत सारे बेसल ग्रेन्यूल्स या ब्लिफेरोप्लास्ट, हम बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी ब्लिफेरोप्लास्ट क्या होता है जब हमने फ्लैजिला पढ़ा था, तो वहाँ पे व्यवस्थित हो जाते हैं और लगभग 30 संख्या में फ्लैजिला उत्पन्न होते हैं। सो इट इज़ मल्टी फ्लैजिलेट, एक क्राउन बन जाता है फ्लैजिला का, कहाँ पे, हाईलाइन स्पॉट के नीचे की तरफ। द मैच्योर ज़ूस्पोर इज ओवल, मैच्योर ज़ूस्पोर जो होता है परिपक्व जल बीजाणु अंडाकार होता है या थोड़ा सा पियर शेप बोलते हैं हम उसको, पियर मतलब नाशपाती के आकार का होता है। द ज़ूस्पोर इज़ यूनिन्यूक्लियर, जो ज़ूस्पोर में केवल एक केंद्रक पाया जाता है और इसमें रिंग शेप्ड क्लोरोप्लास्ट मिलता है। द ज़ूस्पोर इज़ डार्क ग्रीन इन कलर, यह पूरा डार्क ग्रीन कलर का होता है। केवल इसका जो आगे का हाईलाइन स्पॉट मैं बता चुकी हूँ आपको, वह कलरलेस होता है और इस पर फ्लैजिला की एक रिंग पाई जाती है एपिकल रीजन में। व्हेन द ज़ूस्पोर इज़ मैच्योर, जब यह परिपक्व हो जाता है, द वॉल ऑफ द ज़ूस्पोरेंजियम स्प्लिट, बता चुकी मैं आपको कि ज़ूस्पोरेंजियम की जो दीवार है वह स्प्लिट हो जाती है और नियर द एपिकल रीजन एंड द एडजेसेंट सेल मूव अपार्ट टू मेक अ गैप फॉर द लिबरेशन ऑफ ज़ूस्पोर। The zoospores come out of the zoosporangium in a delicate mucilaginous vesicle, एक वेसिकल के रूप में ज़ूस्पोर बाहर की तरफ निकलता है और इसके बाद में क्या होता है, एक म्यूसिलेज मतलब श्लेष्मीय पदार्थ। श्लेष्मीय पदार्थ क्या करता है, श्लेष्मीय पदार्थ जल का अवशोषण करता है और उसके दबाव के कारण ही चल बीजाणुधानी जो है वो फट जाती है और जो कहते हैं कि जल बीजाणु के परिपक्व होने पर बीजाणुधानी के क्षेत्र में जो कैप सेल्स होती है वहाँ से टूट के और ये अलग पृथक हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ज़ूस्पोर का लिब्रेशन होता है। जब एक बार लिब्रेशन हो गया तो ज़ूस्पोर लगभग 1 घंटे तक गतिशील रहता है।
और उसके बाद में वह अपने अग्रभाग में जो हाइलाइन एरिया या हाइलाइन स्पॉट होता है उसके द्वारा वो अधोस्तर पर चिपक जाता है, कशाभिकाएँ नष्ट हो जाती है और साथ ही थोड़ा बड़ा होकर वह अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। जो आधारी कोशिका होती है वह होल्ड फास्ट या संलग्नक का निर्माण करती है और बाकी जो ऊपर वाली कोशिका होती है वह अन्य विभाजित होकर अन्य कायी कोशिकाओं का क्रमशः निर्माण करती रहती है। इस प्रकार से नए तंतु का निर्माण होता है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, ओडोगोनियम की संरचना कैसी होती है, ये हमने इस डायग्राम द्वारा समझा अच्छे से। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं कि इसमें कैप सेल्स होती है, एपिकल सेल होती है, बेसल सेल होती है, ओगोनियम होती है, एंथ्रीडिया होती है चेन के रूप में और कैप सेल्स में कैप्स पाई जाती है। इसमें कोशिका विभाजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझेंगे। डायग्राम के द्वारा मैंने आपको समझाया। साथ ही इसमें जनन, जिसमें हम कायिक जनन तथा अलैंगिक जनन आज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओडोगोनियम में लैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।